हाँ, एक है परफेक्टली इलास्टिक, एक है परफेक्टली इनइलास्टिक और एक है इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, होता क्या है इन इलास्टिक कोलिजन में? होता क्या है मतलब, मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब वो दोनों बॉल्स, या इन इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इन इलास्टिक का ही बता दो, कि जब दो बॉल्स टकरा रही हैं तो एक्चुअल में होता ये है, मैं थोड़ा समझा दूं, कि जो बॉल्स का शेप है वो चेंज होता है जब वो बॉल्स टकराती हैं। तो अब तो जब सर बॉल, एनर्जी स्टोर होती है ना उसमें। हाँ, अब जो, वेरी गुड, सही सही बात, थोड़ा सा तुमने सही बोला। अब उसमें होता ये है कि जब दो बॉल्स टकराती हैं तो उनका शेप चेंज होता है। अब अगर ये शेप चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। अब अगर ये जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है, वापस से अगर वो काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, वापस से अगर काइनेटिक एनर्जी रीगेन हो जाती है, जिसकी वजह से वापस से वो अपना शेप रीगेन कर लेता है, तब हम कहेंगे कि ये इनइलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ, ये हुआ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। और अगर उसमें थोड़ा सा वो शेप अपना रीगेन कर लेता है, थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी रीगेन कर लेता है, थोड़ा सा अपना शेप वापस ले लेता है, और थोड़ा सा रीगेन नहीं करता है, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी रीगेन नहीं करता है, थोड़ा सा अपना शेप रीगेन नहीं करता है, तो ये केस कहलाएगा इनइलास्टिक कोलिजन का। तीसरी चीज, कि अगर वो कंप्लीटली शेप लूज कर देता है, कंप्लीटली एनर्जी लॉस कर देता है, कंप्लीटली शेप लूज कर देता है, कोई भी रीगेन नहीं करता है, तब ये कहलाएगा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। मेरा क्वेश्चन ये वहां तक ऐसा ही होता है ना? यस सर। ये कुछ गलत बता दिया मैंने? सर सर एक डाउट है। हाँ, एक मिनट, पहले तो मेरा तो डाउट क्लियर करो। मेरा ये डाउट है कि इसमें जब वो वापस से एनर्जी रीगेन कर रहा है, तो किस फोर्स के, जब वो परफेक्टली इलास्टिक होता है तो वो अपनी एनर्जी को रीगेन करता है, अपनी एनर्जी को वापस लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो, या जो फोर्स लगता है वो किस टाइप का फोर्स होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, जब वो पूरा अपना रीगेन कर लेता है, जब सारी एनर्जी रीगेन कर लेता है? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट अगर आप, हाँ वेरी गुड, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वो वर्क कर रहा है, यानी कि उस बॉल के अंदर की जो फोर्सेस हैं, जो टेंशन है, जो स्ट्रेस है, वो अगर कंजर्वेटिव नेचर के होंगे और उसके अगेंस्ट जाकर के वो शेप को चेंज करेगा, तो होगा ये कि वो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करने पर उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी। करेक्ट है क्या बात यहां तक? यस सर। अब जो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी का क्या नाम होता है? पोटेंशियल एनर्जी। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। पोटेंशियल एनर्जी। अब वो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी? जैसे ही धीरे धीरे वो क्या करेगी? वर्क करेगी। वो वर्क कुछ ऐसे करती है, ऐसा काम करती है, ऐसा वर्क डन करती है, जिससे उसका वापस से एनर्जी रीगेन हो जाती है, जिससे वापस से वेलोसिटी रीगेन हो जाती है, जिससे वापस से शेप रीगेन हो जाता है। और इस तरह से जो बॉल है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कर लेता है, कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। समझ में आई बात क्या? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसको लोग इतना अच्छे से पढ़ते नहीं है ना, मतलब लिखा तो नहीं है लेकिन उसको इतना अच्छा से रिलेट नहीं करते हैं, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। मैकेनिकल क्या सर तभी तो मैं और मेरा एक डाउट है, मैंने चैट में डाला उसमें तो वो बताना एक बार। two bullets collide and get shattered, then which type of collision it is? हाँ, अगर वो शैटर हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है उसने अपनी एनर्जी गेन नहीं की, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन का केस हो जाएगा। सर एक केस ये भी सर वो होता है एक कि दूसरे के दोनों, साथ चिपक जाए, मतलब कंबाइन हो जाए। हाँ, अगर वो कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे बिल्कुल, तो भी ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस होगा। हाँ बेटा, हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या? हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही तो केस था जो जय कुमार, यही तो आपको समझाया है। ये काहे का केस है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ही केस है। इस पोटेंशियल एनर्जी का नाम थोड़ा सा दे दो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बस। और वो मैकेनिकल वाले चैप्टर से नहीं है? तभी तो सर तभी तो मैं बोल रहा था कि कोलिजन के बारे में बताओ बच्चों को। कोलिजन तो आता है भाई, तेरे को नाम नहीं आ रहा था यार, तू रहने दे। अच्छा, बस बस बस, चलो चलो सर बस। आज
स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या करते हैं? प्रोजेक्टाइल। जल्दी करो सर। हाँ आज प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे का ना। नंबर 4। स्टार्ट करते हैं। हाँ बस अब खामोश हो जाओ। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। माय नेम इज मोहम्मद नोमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक होगा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। 11 फिजिक्स जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं हम और आज का डेट ऑफ लेक्चर है 10/1/2025। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन आज हम पढ़ेंगे। बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन में कितने टॉपिक्स आए हुए हैं, कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं बैक टू बैक ईयर्स में। तो 2 1 0 0 1 ये वो क्वेश्चंस आए हुए हैं बेटा जो कि इन दो टॉपिक्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ। तो 2024 से बैक टू बैक ईयर्स में ये दो टॉपिक से इतने क्वेश्चंस आए हुए। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं मैं। अच्छा, रिकॉल कॉन्सेप्ट आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है? जरा मुझे 2 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट। हाँ बेटा, क्या प्रॉब्लम है? सम प्रॉब्लम बेटा बाद में बताइएगा, अभी रिकॉल कॉन्सेप्ट बताइए। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ केसेस बताए थे, ठीक है? उस केसेस में आप मुझे बताइए कि अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम हाइट चाहिए, किसी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो वो किसके इक्वल हो जाती है? सर यू स्क्वायर बाय जी। यू स्क्वायर sin square theta by 2g। 2g नहीं, ये अगर प्रोजेक्टाइल हो गया है उस वक्त जो उसमें जो मैक्सिमम हाइट अचीव किया है उसके लिए जो आपने फॉर्मूला बताया वो बताया क्या? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मैं कह रहा हूं मैं बॉडी को बिल्कुल ऊपर फेंक रहा हूं ताकि मेरी हाइट सबसे ज्यादा मैच हो। उस केस में मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी? यू स्क्वायर by 2g। यू स्क्वायर बाय 2g यू स्क्वायर बाई 2g हो जाएगी। आर मैक्सिमम कितना हो जाएगा? यू square by g। स्क्वायर बाई जी हो जाएगा, ठीक है? और टी मैक्सिमम कितना हो जाएगा? टी मैक्सिमम 2 बताओ। sin थीटा बाय जी। 2u sin थीटा बाय जी। साइन थीटा क्यों आएगा जब मैक्सिमम बोल दिया मैंने? तो 2u बाय जी। बाई जी आएगा। चलो टी मैक्सिमम कैसे निकालोगे? टी मैक्सिमम, टी का फॉर्मूला बताओ, टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ। 2u sin थीटा बाय जी। का फिक्स है कि भैया इतनी वेलोसिटी से फेंक सकता है, जी फिक्स है, 2 फिक्स है, तो साइन पर ही डिपेंड कर रहा है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो? मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है साइन थीटा की? 90 डिग्री। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई? 2u बाई जी, ये मैक्सिमम टाइम पीरियड। साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, यानी कि मैक्सिमम टाइम पीरियड मतलब सर ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगाना है? हाँ, फ्लाइट में पूरे मोशन में ज्यादा से ज्यादा टाइम कब लगेगा? जब 2u अपॉन जी हो। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। और आप मुझे ये बताओ, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बताओ जरा मुझे। सर वो तो याद नहीं की मैंने। क्यों नहीं की भाई?
tan theta x tan सर x इसी को रिवाइज कर रहा था। tan theta minus x tan x हाँ क्या है, minus half b y is x equals to x tan square theta cos minus minus 3x square gx square 3x square and 2u square cos u square square cos square theta। cos दूसरा square फॉर्मेट बताओ। x tan theta हाँ minus 3x square gx स्क्वायर ब्रैकेट में 1 plus tan square theta ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 2u square वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। नेक्स्ट बताइए। y is equal to x tan x bracket 1 minus gx upon u square sin 2 u स्क्वायर साइन 2 थीटा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। एक और फॉर्मेट बताओ। x tan theta 1 minus x अपॉन आर, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। चलो अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोजेक्टाइल ए एंड बी आर थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रेस्पेक्टिवली फ्रॉम टॉप ऑफ ए 400 मीटर। अरे यार ये तो भी पढ़ाया नहीं मैं। इफ देयर रेंजेस आर टाइम्स ऑफ फ्लाइट आर सेम देन द, आपको ये बताने नहीं 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद वर्टिकल रेस्पेक्टिव फ्रॉम टॉप ऑफ ए 400 मीटर हाई टावर। इस क्वेश्चन को छोड़िए क्योंकि अभी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है। सर यहाँ पे विथ वर्टिकल का मतलब क्या है? वेलोसिटी इन्होंने हॉरिजॉन्टल से नहीं बताई है, इन्होंने वेलोसिटी वर्टिकल से बताई हुई है। ठीक है बेटा। एंगल से बताएं क्या एंगल ही बताया? हाँ सॉरी, वेलोसिटी बोल दिया मैंने, देखो मेरे मुंह से क्या निकल रहा है, वेलोसिटी बोल दिया। एक मिनट, तो जरा सॉरी टू डिस्टर्ब। ठीक है, अब आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बताइए। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर ए प्रोजेक्टाइल टू हैव सेम हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। हाइट और रेंज जब सेम होगा तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी। ऑप्शन बी, tan इनवर्स 4। ये आप लोगों ने लास्ट केस में देख रखा था। चलो ठीक, वेरी गुड। बाकी सारी चीजें आप लोगों ने देख रखी हैं यहां तक। अब हम बात करेंगे आज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, किसी हाइट पर रह करके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं, सिर्फ हॉरिजॉन्टल थ्रो करते हैं किसी स्पीड u से। यानी कि यहां पर ये एक रेड वाला आप स्टिक देख सकते हो कि ये रेड स्टिक पर्सन जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंक रहा है और हॉरिजॉन्टली इसने u वेलोसिटी दी हुई ऑब्जेक्ट को, जिसकी मदद से इसका पाथ अगर आप देखोगे तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का पाथ को फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्टाइल पाथ को ये मोशन फॉलो कर रहा है इस तरीके से। अब इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात करें तो हम यहाँ पर मोशन की बात करेंगे कि दो टाइप से हमने मोशन को बांट रखा है, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, एक वर्टिकल मोशन। यहां पर बात करें हॉरिजॉन्टल मोशन की तो क्या इस हॉरिजॉन्टल मोशन में किसी भी टाइप का एक्सेलरेशन लग रहा है क्या कि एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है? हॉरिजॉन्टल मोशन में, हॉरिजॉन्टली मोशन की बात कर रहे हैं तो हाँ, हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? -0 एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो गई तो किस टाइप का मोशन कहलाएगा? ये यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, जब ये मोशन कर रहा है तो वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। क्या वर्टिकल मोशन में कोई एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? माइनस जी। क्या वैल्यू? इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? इसके मोशन का क्या नाम होगा? और इसमें कौन सी इक्वेशंस लगती है फिर? इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन। चलो वेरी गुड। तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि यहाँ पर एक पॉइंट P पर पहुंचती है ये बॉल और इस पॉइंट P पर अगर मुझे वेलोसिटी बनानी है, शो करनी है, तो इस पाथ पर क्या बना दूं मैं? टेंजेंट। टेंजेंट, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूं यहाँ पर
तो इसमें दो कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, करेक्ट। अब आपने हमको बताया कि सर ऐसा है कि जो हॉरिजॉन्टल मोशन है उसमें कोई भी एक्सेलरेशन लग नहीं रहा है। अगर एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट की नॉट कांस्टेंट? कांस्टेंट। तो इसका इस पी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू। अच्छा अब अब यहाँ पे वापस से आ जाओ आप कि जब मैंने इसको हॉरिजॉन्टली फेंका, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू दिया, मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स कितना दिया, यू दिया। तो जब मैंने इसको फेंका तो क्या इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी थी कि इसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी नहीं थी? नो सर, नहीं, कोई इसकी वर्टिकल वेलोसिटी शुरू में नहीं थी, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सही बात बोला क्या मैंने? 0। हाँ चलो। यस सर। मैं कह रहा हूं कि जब मैंने फेंका तो फेंकने के टी टाइम के बाद ये पी पॉइंट पर पहुंच रहा है, फेंकने के टी टाइम के बाद पी पॉइंट पर पहुंच रहा है। अब जब ये पी पॉइंट पर पहुंचा है तो अब मुझे यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, वी वाई, फाइनल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, आपने बताया कि हाँ वेरी गुड, सही। इक्वेशंस ऑफ मोशंस लगेंगी क्या वर्टिकल मोशन के लिए? यस सर। अच्छा, मैंने वेलोसिटी पूछा, मैंने टाइम दिया, तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा? वेलोसिटी और टाइम में कौन सा इक्वेशन है? इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अरे इसमें फाइनल वेलोसिटी v तो आ ही नहीं रहा है, x u प्लस 80 आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि वर्टिकल मोशन में अभी आपने बताया एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? 0 माइनस जीटी, माइनस एक्सेलरेशन। अच्छा, जो वर्टिकल वेलोसिटी मैंने दिया था, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दी थी आपको? 0 हो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो गई? माइनस। फिर से समझा दूं क्या सर? आ गया सर अगर कोई ऑब्जेक्ट, सर हाँ बेटा बोलिए ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस जी लेंगे या प्लस जी? अगर वो ग्राउंड की तरफ आ रहा है चाहे ग्राउंड से ऊपर आ रहा है, एक्सेलरेशन वर्टिकल मोशन में हमेशा आपको कितना लेना है? माइनस जी ही लेना है, चाहे ग्राउंड। सर लेकिन वो तो नीचे की तरफ आएगा तो उसमें तो ऐड हो जाना चाहिए ना, है ना? एडिशन उसकी वेलोसिटी में एडिशन सब्ट्रैक्शन से मतलब नहीं है, यहाँ सिंबल से मतलब है। अगर वो नीचे की तरफ आ रहा है चाहे ऊपर की तरफ आ रहा है, एक्सेलरेशन जो लगेगा वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, और एक्सेलरेशन आपको हमेशा क्या लेना है? माइनस जी लेना है। हाँ, अगर वो उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ हो रही है तो वेलोसिटी जो होगी उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो उसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी, ये आपको बताना है। नेगेटिव होगी। अब वेलोसिटी भी नेगेटिव है, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, तो वो ऐड होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज। सिंबल अलग चीज होगी यहाँ पे, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अलग चीज होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग चीज है और सिंबल अलग चीज है। आप अपना सिंबल क्लियर रखो कि कब क्या लेना है क्या नहीं लेना है, आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ये डाउट पहले भी आया था और मैंने क्लियर किया था ये बात, और आज भी आ रहा है, और आज भी आपको इस चीज को दोबारा से समझना है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो आपको अपना सिंबल क्लियर। हाँ अच्छा, वेरी गुड, आपने बताया। अच्छा, अब इस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जो पी पॉइंट पर वेलोसिटी मैं बोल लेता हूँ वीपी है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे जल्दी बताओ सर? यू cos थीटा आई कैप प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ऑलरेडी माइनस जीटी जी कैप पता है क्या सर? पी पॉइंट पर कि यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पी पॉइंट पर वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कितना है? यू cos थीटा माइनस जीटी कैप प्लस वर्टिकल कंपोनेंट माइनस जीटी के माइनस जीटी। हाँ माइनस जीटी है ना, तो माइनस जीटी जे कैप, ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या? माइनस जीटी जे कैप। सही लिखा क्या मैंने यहाँ तक? सर यू cos थीटा क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि आपको ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता है कितनी है u, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको u cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपको बॉडी को फेंका जाए u वेलोसिटी से और वो ग्राउंड से कोई थीटा एंगल बनाए, तब आप निकालोगे तो कितना होगा? u cos।
हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैं ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u दे रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u है, तो वो पूरे मोशन में u रहेगा, चाहे यहाँ पर रहे चाहे यहाँ पर रहे। तो जब वो ऑलरेडी u है तो आप u cos थीटा क्यों लिखोगे? जब आपको नहीं पता आप निकालोगे तब शायद u cos थीटा हो। बात समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? और वर्टिकल कंपोनेंट में साइन थीटा लिखेंगे कि नहीं सर? वर्टिकल एंगल हमने दिया ही नहीं है। इनिशियल जब फेंका बॉडी को, जब मैंने शुरू में फेंका तो कोई एंगल दिया था क्या हॉरिजॉन्टल से? नो जब मैं सर। ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं तो बताओ हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है वो? 0 डिग्री। तो कोई आंसर एंगल दिया ही नहीं। Zero। जीरो का मतलब कोई एंगल दिया ही नहीं। जब एंगल दिया ही नहीं तो आप उसको रिजॉल्व करोगे ही नहीं, आपको उसको रिजॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, ओके। अगर मैं बोल देता, अगर आपकी बात सही है, ये वेलोसिटी v है इस पॉइंट पर, ठीक है? एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है इस पॉइंट पर बेटा? p पॉइंट पर v। अगर मैं आपको अबे जी अगर मैं आपको बोलूं इस p पॉइंट पर एंगल हॉरिजॉन्टल से सर आपकी आवाज कैसे नहीं आ रही है? सर अभिजीत का माइक चलो, अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि बेटा वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रहा है, अब बताओ कि इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा अगर वेलोसिटी v है और हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है? अब बताओ। u cos अल्फा। अरे v नाम दिया है ना, v cos अल्फा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v sin तब होगा जब आपको एंगल दिया जाए, वेलोसिटी दिया जाए। यहाँ उसकी जरूरत नहीं पड़ रही तो मैं लगा नहीं रहा हूँ। जब एंगल दिया होगा तब निकालेंगे, एंगल दिया ही नहीं मैंने तो उसको निकालने की जरूरत नहीं। बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। तो अब ये आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में लिख दिया। अच्छा, इस वीपी का आप मुझे मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड कैसे लिखूंगा? देख, मैग्नीट्यूड कैसे लिखूं? अंडर रूट u का स्क्वायर और जीटी का प्लस जीटी का माइनस जीटी का स्क्वायर। माइनस जीटी को ब्रैकेट में लिखोगे और उसका स्क्वायर। अब ये बताओ, माइनस जीटी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड जय कुमार ने, वेरी गुड। यस सर, इसलिए हाँ ठीक। हाँ, ये एंगुलर नहीं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है। यहाँ यू cos थीटा का क्या काम? वेरी गुड मोहित, ये एंगुलर नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, वेरी गुड। चलो, तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया आपने। अच्छा बेटा, ये बोलो कि अगर मुझे अल्फा निकालना होता, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो वेलोसिटी है p पॉइंट पर vp, वो हॉरिजॉन्टल से अल्फा बना रही है, तो tan अल्फा बता सकते हैं आप मुझे कैसे निकलेगा? ये v हो गया, ये हॉरिजॉन्टल अल्फा हो गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है मुझे ऑलरेडी मुझे पता है, तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है p पॉइंट पर? u। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है p पॉइंट पर? नहीं, u sin थीटा नहीं करो ना, पहले से पता है हमको वर्टिकल सही हो। अरे बेटा, पहले से माइनस जीटी पहले से माइनस जीटी कैलकुलेट की। हाँ, अब बताओ tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? ये वर्टिकल कंपोनेंट बाय u। बात समझ आई क्या? यस सर। अब मैथमेटिकल सवाल एक पूछता हूँ सर, एक बार यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट बना के दिखाना सर। देखो बेटा, ये यहाँ पे मैं फिर से बना रहा हूँ कि उसी पॉइंट p पॉइंट पर ऐसे वेलोसिटी, एक्चुअल वेलोसिटी ये है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, कैलकुलेट मत करो, डिटरमाइन मत करो। कितनी है p पॉइंट पर? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? माइनस जीटी। ना, हॉरिजॉन्टल u। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? माइनस जीटी। अब एक्चुअल में ये जो मैंने बनाया इसका ट्रायंगल बनता है ऐसे, एक u ऐसे हो गया और ये परपेंडिकुलर वाला उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लगा दिया माइनस जीटी। इन दोनों का रिजल्टेंट ये बन जाता है v। ऐसा ही होता है ना? यस सर। और ये मैंने बोला कि अल्फा एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर ये अल्फा एंगल बना रहा है तो tan अल्फा आप बताओ, tan अल्फा क्या होता है? माइनस जीटी अपॉन u। बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपको यहाँ पे दिख रहा है कितना है? माइनस जीटी। बेस आपको दिख रहा है यहाँ पे कितना है? u। तो tan अल्फा कितना हो गया बेटा? माइनस। बात समझ में आई क्या?
अरे बाप रे, क्या क्या तुम लोग दे रहे हो। यस सर। A point traverse half distance with velocity v not the remaining part। अरे ये तो क्वेश्चन करा दिया हूँ बेटा, ये कितनी बार पूछोगे तुम लोग, ये तो शिफा ने भी पूछा था ग्रुप में। सर एक बार और। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट शिफा ने भी पूछा था ग्रुप में। चलो सर मतलब उसे इसमें जो प्रेजेंटेशन है ना उसमें वो मतलब वैसे समझा था। अभी क्लास बात पूछना, ठीक है। अब मुझे जरा मैथमेटिकल सवाल हाँ, ये मतलब- बता दो कि यहाँ पर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वीपी पे जो मैंने लिखा है पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट x Positive. आई कैप वाला Positive. positive, और j सर कैप पॉजिटिव नेगेटिव है नेगेटिव नेगेटिव। तो जो एंगल होना चाहिए वो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, जो एंगल होना चाहिए वो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फोर्थ वेरी गुड, शाबाश। तो यहाँ पे मैं ऐसे क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट एक्सेस बना रहा हूँ, और आप देख रहे हो कि जो वीपी आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, कि थर्ड क्वाड्रेंट में, कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप साफ देख सकते हो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। करेक्ट है बात यहाँ तक? यस सर। सब बता दिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक। अब यहाँ तक आप लोगों ने सारी चीजें मुझे बता दी। अब मैं कह रहा हूँ बेटा कि आपने ये सारी चीजें मुझे बता दी हैं, अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालता हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करेंगे। अच्छा ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर मैं बात करूं कि शुरू में ऑब्जेक्ट ये यहाँ पर थी, उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मैंने दिया u, वर्टिकल दिया कि नहीं दिया मैंने कुछ वेलोसिटी? नो सर। नो सर। तो अब ये ऐसे मोशन करके यहाँ ग्राउंड पर आएगा, ठीक है, अच्छी बात है। और जो बॉडी फेंका गया था वो h हाइट से फेंका गया था, h हाइट के टावर से फेंका गया था। तो टाइम निकालना है मुझे, अब मैंने हाइट दी है, कौन सा इक्वेशन लग जाएगा? ये दोनों चीजें किस, हाँ सेकेंड इक्वेशन लग जाएगा। अब मैं वर्टिकल मोशन में बात करूंगा, वर्टिकल मोशन में इक्वेशंस लगाऊंगा क्या फॉर्मूला लगाऊंगा। अब वर्टिकल मोशन किस टाइप का मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है? हाँ, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस स्पीड टाइम लगेगा कि इक्वेशंस ऑफ मोशन लगेंगी? इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी इन दो क्वांटिटी के हिसाब से? इन दो टाइम दिया, पूछा टाइम निकालूंगा मैं, और हाइट दे रखा है टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर प्लस हाफ एटी स्क्वायर आपने बताया। अच्छा, अब जब ये मोशन कर रहा है यहाँ से यहाँ नीचे आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो रहा है, मैंने दे रखा है, कितनी हाइट है h। अब जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसको मैं नाम भी देता हूँ sy, और यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वाली uy, और टाइम ty, सही लिखा है मैंने? यस सर। नहीं, टाइम के लिए तो टाइम टी वाई नहीं होगा, और हाफ ए टी स्क्वायर। चलो अब ये बताओ कि जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है? सर नेगेटिव। हाँ, नीचे की तरफ जा रहा है ना, बॉडी का जो मोशन हो रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है। तो एच लूं कि माइनस एच लूं? माइनस एच। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी बॉडी की? यू जीरो। यू वाई जो थी जीरो थी, यू एक्स मैंने शुरू में यू दे रखा था। चलो तो ये वाला टर्म तो खत्म हो गया, जीरो इंटू टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लूं मैं यहाँ पर? माइनस जी। करेक्ट है। तो माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर बनेगा बेटा, और टाइम की वैल्यू यहाँ पे आपकी कितनी आ जाएगी? अंडर रूट 2h अपॉन जी। सॉल्व करने के बाद आ जाएगी। करेक्ट है क्या कि सॉल्व करवाना पड़ेगा? यस सर। सर करेक्ट। चलो करेक्ट। चलो अब बात करेंगे या जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, एंगुलर नहीं है, तो ये हॉरिजॉन्टल मोशन भी कर रहा है। इस हॉरिजॉन्टल मोशन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं रेंज। अब ये बताओ हॉरिजॉन्टल मोशन किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। S is equal to distance upon time। हाँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, जैसे आप बोले चाहे जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक ही बात है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये कवर कर रहा है, आर लिख दिया। हॉरिजॉन्टल स्पीड क्या थी इसकी? यू। और पूरा हॉरिजॉन्टल मोशन बोलूं चाहे वर्टिकल मोशन बोलूं, टाइम तो सभी के लिए सेम है कि सभी के लिए डिफरेंट है?
सेम टाइम सभी के लिए सेम लगेगा, तो टाइम लिख दिया मैंने सेम। अब यू मैंने दे रखा था, हॉरिजॉन्टली शुरू में लिख भी दिया है, और टाइम अभी आपने कैलकुलेट किया है, कितना निकाला टाइम रूट पूरा मोशन करने में? √2h/g। वेरी गुड, √2h/g। और आपने रेंज यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, यू √2h/g हॉरिजॉन्टल मोशन में रेंज आपने कैलकुलेट कर ली। अब उसके बाद मैं बोल रहा हूं कि जब ये बॉडी यहां पर ग्राउंड पर आएगी ना, तो जब ग्राउंड को टच करेगी, ठीक है, तब उसकी दो वेलोसिटीज होंगी, एक हॉरिजॉन्टल होगी, एक वर्टिकल होगी। यहां पर भी इस पॉइंट क्यू पर भी ग्राउंड पॉइंट पर पहुंचने के बाद भी उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी रहेगी? यू हाँ, अभी मतलब जस्ट टच करने वाली है ग्राउंड को उस टाइम, मतलब बस टच ही कर गई है, टच करके जीरो नहीं हुई है। वेरी गुड। हॉरिजॉन्टल यू क्यों रहेगी बेटा? सर क्योंकि हॉरिजॉन्टल में यूनिफॉर्म मोशन होगा ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। सर लेकिन इसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए ना। टकराने के बाद की बात कर रहे हैं ना बेटा, अभी टकराया नहीं, बस जस्ट टच करने वाला है ग्राउंड को, उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं। एकदम टच ही कर गया है ग्राउंड को, तो उस वक्त हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद टकराएगा, फिर वो जीरो हो जाएगा, तो फिर वो कोलिजन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो आगे हम पढ़ेंगे। अभी हम बस ये कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा कि जब वो जा रहा है तो ग्राउंड को बस जस्ट टच ही कर गया, हल्का सा, एकदम प्रॉपर टच नहीं किया है, कोलिजन नहीं हुआ है, तो उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। आई बात समझ में क्या? सर तो जब फाइनल वेलोसिटी अगर पूछेगा, एक्सेलरेशन तो जी है, सिर्फ नेगेटिव नहीं है यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में। हाँ, एक्सेलरेशन नेगेटिव ही रहेगा बेटा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है? मगर सर यहाँ पे तो लिखा है वर्टिकल डायरेक्शन में सिर्फ जी रहेगा, नेगेटिव जी नहीं रहेगा एक्सेलरेशन। हाँ, ये लिखा तो है, क्या लिखा है ये? नहीं सर, ऊपर वाले पे बोल रहा हूँ मैं, ऊपर वाले में तो सिर्फ जी लिखा है। तो ये वर्ड्स में दूसरा आगे वर्ड्स में क्या लिखा हुआ है? डाउनवर्ड, तो या तो मैथमेटिकली माइनस जी नीचे की लिखो, तरफ। या तो मैथमेटिकली माइनस जी लिखो, या तो वर्ड्स में लिख दो जी डाउनवर्ड। ये लिखने का तरीका होता है, मैंने हमेशा बताया। या तो मैथमेटिकली माइनस जी लिखो, तो साइंस के स्टूडेंट समझ जाएंगे कि डाउनवर्ड की बात कर रहे हैं सर, या तो वर्ड्स में लिख दो जी डाउनवर्ड। तो जो मैथ का स्टूडेंट इतना नहीं है वो समझ जाएगा वर्ड्स वाला पढ़ करके। बात समझ में आई क्या? सर जी पॉजिटिव कब होगा? जी पॉजिटिव कभी नहीं होगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, आप जो पढ़ करके आए हो ना, वो सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे टूटेगा यहाँ पे, और अच्छा कॉन्सेप्ट बनेगा। तो बेटा वो आप ना एक बार प्रीवियस लेक्चर देख लेना, मैं इस चीज को समझा चुका हूँ। इस चीज पे आज दोबारा डाउट हो रहा है बच्चों के कि जी कब पॉजिटिव। जी कभी पॉजिटिव नहीं होगा। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड की तरफ लगता है, हमेशा माइनस जी। हाँ, यू पॉजिटिव होगा कब, यू नेगेटिव कब होगा, ये केस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होगा, ये भी केस पे डिपेंड करता है। तो वो चीजें अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि साइन आपको क्लियर रखना है, और वो इंक्रीज और डिक्रीज उसी हिसाब से अपने आप क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। एक भी जगह यहाँ पे कोई दिक्कत आई क्या? इंक्रीज डिक्रीज नहीं, कहीं नहीं आई। तो उसी तरीके से साइन क्लियर रखोगे तो आपका इंक्रीज एडिशन और डिक्रीज सब्ट्रैक्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, पुरानी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ये मैंने बता रखा है सारी चीजें। आगे बढ़ूं कि कुछ और डाउट है? नहीं सर, आगे बढ़िए। चलो, अब ये बोल रहा हूं मैं, एच हाइट कवर करके आ रहा है, ग्राउंड पे पहुंच रहा है। अच्छा, अब जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है, आप लोगों ने बताया, और कहा कि हॉरिजॉन्टल तो सर यू ही रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है हॉरिजॉन्टल में, तो ठीक है। लेकिन वर्टिकल की बात कर रहा हूं अब मैं, तो अगर मैं वर्टिकल में बात करूं, वर्टिकल मोशन में, तो मुझे इस पॉइंट क्यू पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी वी निकालना है जब वो एच हाइट कवर करके आ रहा है। तो वो अच्छा, वर्टिकल मोशन किस टाइप का मोशन है यहाँ पर? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? v इक्वल टू u प्लस at। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें वेलोसिटी भी आता है और डिस्प्लेसमेंट या हाइट भी आता है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। अब भैया y वर्टिकल मोशन है तो यहाँ y लिख देता हूँ, यहाँ y लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन में भी मैं y लिख देता हूँ, और डिस्प्लेसमेंट भी y वाला लेता हूँ। करेक्ट है। अब vy स्क्वायर लिखूंगा मैं, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी थी बेटा? 0। 0।
प्लस की जगह प्लस 2 की जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या माइनस रखनी जी है? माइनस जी। और ये डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है बॉडी का वो एच पॉजिटिव एच लूं कि नेगेटिव एच लूं? नेगेटिव सर एच, क्योंकि नेगेटिव यहाँ एच से डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव एच कर रहा है, तो इसलिए हम नेगेटिव एच लिखूंगा, तो वो माइनस माइनस मिलके प्लस। तो फाइनल वेलोसिटी आपकी आ जाए कितनी? √2gh। सही लिखा क्या मैंने? यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes, sir. बेटा, Yes, आपने sir. फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर निकाल ली आसानी से। अच्छा, तो इसमें अब एक चीज और है क्या, अब इस पॉइंट पर जो क्यू पॉइंट पर अब आपसे पूछा जाए कि जरा मुझे बताना कि क्यू पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करूं VQ, तो बताओ कैसे लिखूं? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कैसे लिखूं? सर हाँ? UI क्या वेरी प्लस गुड, आगे? -2 अंडर रूट GT J cap। √2gh जे J कैप cap। क्योंकि Vy अभी आपने तो निकाला, अभी तो कैलकुलेट किया कि PQ पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? √2gh, ये आपने अभी अभी निकाला। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे अभी आपने बता रखा था कितना था? U था, तो आपने निकाल लिया और रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ तक डाउट है क्या किसी को? नो सर। नो सर कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो वेरी गुड। नो अब सर अगर मैं आपसे पूछूं, वर्बली बता दो कि इस वीक पॉइंट पर क्यू पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो कैसे निकालूंगा, कैसे कैलकुलेट अंडर रूट U स्क्वायर हाँ, √u square और plus 2GH आप √3h U² प्लस √2gh का स्क्वायर हो जाएगा तो 2gh हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सही बताया 2GH हाँ कि VQ का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा √U² प्लस √2gh का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और 2gh बन जाएगा। सही है क्या यहाँ तक? यस सर Yes, यस sir. सर। यहाँ तक Yes, किसी को sir. कोई डाउट है क्या? नो सर। चलो नो सर चलो, फिर वही चीज आ गई जो आपको बताया था, वही सारी सेम चीज है जो यहाँ शुरू से मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पीछे बता चुका हूँ। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट P पर, तो ये P पॉइंट पर आपने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दिया है। किसी पॉइंट P पर उस वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल का मैग्नीट्यूड भी बता दिया है आपने, उसका क्वाड्रेंट भी बता दिया है आपने, उसका एंगल भी बता दिया है। वही एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पे उन्होंने बोला कि भैया उसका मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये है, वर्टिकल वेलोसिटी ये है, उसका मैग्नीट्यूड ये है, और उसका tan थीटा भी आपने बता दिए Vy/Vx। और आपने तो और बेटर बताया कि सर tan थीटा y वर्टिकल कंपोनेंट, y कंपोनेंट यानी परपेंडिकुलर जो आ रहा था y कंपोनेंट -gt वो लिख दिया अपॉन इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल u लिख दिया। वो आपने और अच्छे से बता दिया, उन्होंने बस सिंपल फॉर्म में बता दी, ये सारी चीज आपने बता दी। यहाँ पे वापस से आते हैं कि वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, जो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा वो Vx² + Vx से, बड़ा जनरल से लिखा है, लेकिन यहाँ पे आगे उन्होंने उसी को एक्सप्लेन किया है कि वो हो जाएगा √U² + 2gh। ये क्या बोल रहे हैं? ये उसी पॉइंट को समझा रहे हैं जो मैंने समझाया कि जब वो Q पहुंचेगा, जब वो जस्ट ग्राउंड को टच होने वाला रहेगा, तब उसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, तब उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, और तब उसका एक्चुअल वेलोसिटी आप बताते हो कि सर टेंजेंट की मदद से निकालते हैं तो टेंजेंट VQ होगा। उसको लिखने का तरीका आपने VQ यहाँ पे बता रखा है, उसका मैग्नीट्यूड आपने यहाँ पे बता रखा है। किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नो सर। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक? नो सर हाँ चलो चलो ठीक नो सर। ठीक है। थोड़ा सा आप क्लासेस हैवी होंगी, डेंस होंगी, समझना होगा, थोड़ा सा लगना होगा आपको, तभी काम बनेगा। अच्छा, अब उसके बाद हमने कहा कि ये जो मोशन हो रहा है इस हॉरिजॉन्टल मोशन में बात करें, हम इस मोशन का हॉरिजॉन्टल का बात करें, हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करें तो वो किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन यूनिफॉर्म मोशन है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये आपने बता दिया। ठीक, करेक्ट। मैं बोल रहा हूं कि हॉरिजॉन्टल मोशन में डिस्टेंस को मैं x से लिख रहा हूं, हॉरिजॉन्टल स्पीड को मैं दे रखा था शुरू में u, और टाइम कितना लग रहा है वो t लग रहा है। किसी भी पॉइंट पर टाइम t लग रहा है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहा हूं, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि t टाइम की बात कर रहा हूं। कोई भी टाइम ले सकते हो, बीच में p पॉइंट का टाइम ले सकते हो, कोई भी एक जनरल केस बता रहा हूं। तो जब मैंने किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिया, तो किसी पॉइंट किसको कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिया,
तो इसका एक हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है और साथ ही साथ इसका एक वर्टिकल मोशन भी हो रहा है। हॉरिजॉन्टल मोशन में आपने इक्वेशन बना के दिखा दी। वर्टिकल मोशन में अगर मैं बात करूं, अगर मैं वर्टिकल मोशन में आपसे बात करूं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है, तो इसको मैंने h हाइट से फेंका था, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा? तो h हो जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो अब यहां पर हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। वर्टिकल मोशन की अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, तो अगर मैं बात करूं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने y नाम दे दिया है और टाइम t नाम दिया है कि t टाइम और y डिस्प्लेसमेंट में कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगी यहां पर? S is equal to UT plus half AT square। हाँ, S is equals to UT plus half AT स्क्वायर। क्यों लगेगी? ये वर्टिकल मोशन किस टाइप का मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी और आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। मैंने कहा कि जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वर्टिकल में हो रहा है, तो SY लिख देता हूं, और ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका Y लिख देता हूं, टाइम t लिख देता हूं प्लस, और जो एक्सेलरेशन है उसको भी मैं AY लिख देता हूं और टाइम t स्क्वायर। अब यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी जनरल पॉइंट पर, कोई यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ की किसी भी पॉइंट पर हम बोल रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की बात कर ले रहे हैं, तो उसको हम बोल देते हैं कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका y हो जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव की बात अभी नहीं कर रहे, बस बोल रहे हैं कि कितना है, y है। और इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल कंपोनेंट कितना था? 0 था, तो ये खत्म हो गया। हाफ की जगह हाफ। अच्छा, और एक्सेलरेशन क्या रहेगा? एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या डालूं यहाँ पर मैं? प्लस GT स्क्वायर। नहीं बेटा, माइनस एक्सेलरेशन जो है वर्टिकल मोशन में हमेशा माइनस g रहेगा, और टाइम किसी भी टाइम रैंडम टाइम। हाँ, अच्छा, यहाँ पे वो नहीं है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर। हाँ, अभी डाला नहीं है डिस्प्लेसमेंट कर। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये बनकर के आई बेटा हॉरिजॉन्टल मोशन में, और एक इक्वेशन ये बनकर के आई वर्टिकल मोशन में। शुरू से समझा दूं क्या फिर से? नो सर, थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा फिर से समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल मोशन में बात करें तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसमें क्या लगता है भाई? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम लगता है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x माना, स्पीड हॉरिजॉन्टल u दे रखा था, और किसी रैंडम टाइम t को ले लिया मैंने, तो एक इक्वेशन बन गई। ये जनरल इक्वेशन बन गई। किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बात नहीं कर रहा हूँ कि p पॉइंट पर या q पॉइंट पर, तो जनरल इक्वेशन बन गई। उसी तरीके से वर्टिकल मोशन की बात करूं तो वर्टिकल मोशन आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन लगी। इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैंने y नाम दे दिया है, और t टाइम पर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y था, पता नहीं कितना था, ये यहाँ पे कितना, इस पॉइंट पर पता नहीं कितना था, इस किसी भी टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, स्पेसिफिक एक रैंडम एक जनरल बात कर लिया है कि जनरल पॉइंट दिया है, किसी टाइम t पर उसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y था। जनरल इक्वेशन के लिए हम बात। अच्छा, इन दोनों में कौन सी इक्वेशन लग जाएगी? तो आपने बताया कि सर ये दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है, S इज इक्वल्स टू UT प्लस RT हाफ AT स्क्वायर। अच्छा, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या रखूंगा? मैंने नाम दिया था y, तो मैं y रखूंगा। इक्वल को इक्वल। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी? आप सभी ने बताया कि 0 था, तो हमने 0 रख दिया, तो ये खत्म हो गया। प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन क्या लग रहा था वर्टिकल मोशन में? तो -g। किसी रैंडम टाइम t की बात किया तो टाइम t स्क्वायर हो गया। इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस ऑफ मोशन बना लिए। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस सर। अब ये बताओ, जो हमारी इक्वेशन है ये xt में है, yt में है कि xy में है? सर xt में है और yt में है। xt में है कि yt में है कि xy में है? yt में है सर। ये अगर मुझे ट्रैजेक्टरी इक्वेशन निकालना है, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन किन दो वेरिएबल्स में होनी चाहिए? तो अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन का यूज करके बनाऊंगा, ट्रैजेक्टरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन थी मेरी x इज इक्वल्स टू ut। ठीक है, x इज इक्वल्स टू ut। ठीक है, तो यहां से टाइम क्या बन जाएगा बेटा? x बाई u। और दूसरी इक्वेशन थी y इज इक्वल्स टू माइनस हाफ gt स्क्वायर। तो y को y रहना, इक्वल्स को इक्वल, माइनस को माइनस, हाफ को हाफ, g को g। t की जगह में डाल दूंगा x बाई u, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू माइनस gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बनी है xt में है, yt में है कि xy में है? xy। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कहलाएगी। अच्छा भैया, u जो होता है वो कांस्टेंट होता है। मैंने एक कांस्टेंट
जो मेरी कैपेसिटी थी उतना वेलोसिटी मैंने दे दिया शुरू में, इनिशियल वेलोसिटी उतनी मैंने इनको दे दिया। टू भी एक कांस्टेंट है, जी भी एक कांस्टेंट है। ये बात समझ आई क्या कि जब अगर मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दिया तो क्या पूरी जर्नी में ये यू चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? नो सर। अच्छा, क्या ये एक्स चेंज होगा पूरी जर्नी में कि नहीं चेंज होगा? सर होगा। एक्स तो चेंज होता जाएगा। अच्छा, क्या ये वाई चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा पूरी जर्नी में? सर होगा। सर चेंज होगा। हमने देखा कि y तो वेरिएबल होगा, चेंज होता जा रहा जर्नी में, x तो वेरिएबल होगा, चेंज होता जा रहा जर्नी में, u तो हमने शुरू में दे दिया कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो मैं थोड़ा सा इस इक्वेशन को देखूंगा, ये भी g भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, u स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड होकर के एक कांस्टेंट बन जाएंगे जिसका नाम दे देता हूँ k। कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर। यस सर। यस अब सर। यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस के को उधर भेजता हूँ तो माइनस 1 अपॉन के वाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, के क्या है? कांस्टेंट है, करेक्ट? यस सर। अगर 1 अपॉन करेक्ट, अगर 1 अपॉन कांस्टेंट करूंगा तो वो कांस्टेंट बनेगा कि वेरिएबल बन जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि 1 अपॉन 3, अगर मैं 1 अपॉन 4 लिख रहा हूं तो 0.25, तो ये 4 भी कांस्टेंट है और 0.25 भी क्या है? कांस्टेंट है। तो 1 अपॉन कांस्टेंट करोगे तो वो भी कांस्टेंट ही बनेगा, किसी तरीके का वेरिएबल नहीं। तो मैं इसको नया कांस्टेंट बना देता हूं 1 अपॉन के को, कि ये कोई अलग कांस्टेंट है के डैश, और ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और वापस से इक्वेशन लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डैश वाई। क्या ये इक्वेशन कोई जानी पहचानी इक्वेशन लग रही है आप लोगों को? पैराबोला की इक्वेशन। अब पैराबोला आपके 4 टाइप के पढ़ाए मैंने, एक सी वाला, एक इन्वर्टेड सी वाला, एक बाउल वाला, एक इन्वर्टेड बाउल वाला। कौन से वाला इक्वेशन, कौन से वाले शेप की इक्वेशन है बेटा? इन्वर्टेड इन्वर्टेड बाउल टू माइनस के वाई की इक्वेशन है। ये आपने बता दिया कि यहाँ पे पैराबोला तो बनेगा, लेकिन उस पैराबोला का जो ग्राफ बनेगा वो इन्वर्टेड बाउल शेप का ग्राफ बनेगा। करेक्ट है क्या बात यहाँ तक? यस सर। हाँ, तो इस तरीके से आपने ट्रेजेक्टरी इक्वेशन भी निकाल ली। अब ये बताओ, ये जो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन आपने लिखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के डैश वाई, इसकी क्या डिग्री है? 2। अच्छा, इसकी डिग्री 2। सर 2। दोनों वेरिएबल्स पे 2 है कि एक वेरिएबल पे 2 है? एक। तो ऐसी सर एक पे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी कोई इक्वेशन पता है जिसमें दोनों वेरिएबल पे पावर 2 हो? सर्कल की। बताइए, वेरी गुड, सर्कल की। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ऐसी और कोई इक्वेशन पता है जिसमें दोनों वेरिएबल पे पावर 2 हो? यस सर। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपरबोला की भी इसी तरीके से हो जाएगी। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? आ गया सर। ये 1 अपॉन के है ना बेटा? यस सर। 1 अपॉन के को मैंने बोला कि इसकी जो वैल्यू आई मैंने कैलकुलेट करके बता दी, वो के डैश के इक्वल है। माइनस के डैश। हाँ, माइनस को माइनस रहने दिया, 1 अपॉन के को मैंने कैलकुलेट किया, मुझे पता है, तो कैलकुलेट करके भी वो भी एक कांस्टेंट आ रहा था, और उस कांस्टेंट को मैंने नया नाम दे दिया के डैश। जैसे 4 एक कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? सर कांस्टेंट। 1 अपॉन 4 किया मैंने, और 1 अपॉन 4 को सॉल्व किया, 0.25 आया। 0.25 कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है सर। ठीक है, समझ में आ गया मुझे। इस 4 की जगह के लिख लो बेटा, इस 4 की जगह के लिख लो, अब 0.25 की जगह के डैश लिख लो। सही है क्या? यस सर। बस ये कांस्टेंट बन गया। कांस्टेंट कुछ भी, उसमें इतना झंझट नहीं करना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगना। यहाँ तक बात समझ में आई सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। सर वाई नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में आ रहा था ना, पर वो तो हाँ, y नेगेटिव हो गया ना यहाँ पे। देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस के डैश वाई हो गया। अब यहाँ पे सर ऊपर वाले में जहाँ आपने डब्बा बना रखा है, यहाँ पे वहां पे नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है ना। इस डब्बे में माइनस है तो नेगेटिव लिखा तो है सर। नेगेटिव वाई, नेगेटिव वाई, ये कह रहे हो? हाँ सर। अब मैं नेगेटिव को उधर भेज दूं, लो ये बराबर आएगा। वही चीज है, नेगेटिव को उधर भेज, उधर भेजना चाहे उधर भेजना, कोई मतलब, कोई फर्क, कोई चेंज होने वाला नहीं है किसी भी तरीके का। बोल रहे हैं ना कि आपने डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ लिया है, तो वाई को माइनस में क्यों नहीं लिया? यस सर, यही पूछ रहा था। अच्छा, ये पूछ रहे हैं आप बेटा, ये पूछ रहे हैं? यस सर, यस सर। अच्छा, ये हमने जो इक्वेशन बनाई है वो जनरल इक्वेशन बनाई है, और जनरल इक्वेशन में हम वैल्यूज नहीं डालते हैं, ठीक है? जनरल इक्वेशन
ऊपर के लिए भी होती हैं, नीचे के लिए भी होती हैं। जनरल इक्वेशन राइट साइड यस सर, इसमें जब वैल्यू डाले तो अभी जो इक्वेशन मैंने बनाई है उसमें मुझे एग्जैक्टली मैं नहीं बोल सकता कि वो मोशन नीचे के लिए ही हो रहा है, कि ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि नीचे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कि राइट हो रहा है, जब वैल्यू डालेंगे तो माइनस में डालेंगे ना। हाँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वैल्यू जो होंगी, मोस्ट ऑफ द केसेस में आपकी वैल्यू जो होंगी वो नेगेटिव भी होंगी, लेकिन पॉजिटिव भी हो सकता है अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को ये ना लूं तो। अगर मैं रेफरेंस पॉइंट को और रेफरेंस को ओरिजिन को अगर मैं ये ना लूं तो, ठीक है, तब इस केस में आपका कुछ और मामला भी हो सकता है। सर एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव वैल्यू तो देगा नहीं, तो वाई हमेशा नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। हाँ हाँ, वाई आपको हमेशा नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। वाई हमेशा नेगेटिव इस केस में हो जाएगा, लेकिन बेटा बात आप ये नहीं समझ रहे हो कि यहाँ पर, ठीक है आपकी बात भी सही है, आपकी बात भी करेक्ट है, लेकिन जब हम जनरल इक्वेशन बनाते हैं ना तो सिंबल्स नहीं रखते हैं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं रखते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं रखते हैं जब जनरल इक्वेशन बनाते हैं। तो अभी आप जनरल इक्वेशन बना रहे हो, और जब जनरल इक्वेशन बनाओगे, आप हमेशा जनरल इक्वेशन बनाओगे और आपको सीखना होगा कि हमेशा हमको जनरल इक्वेशन बनाना है, तो उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रखते। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे, तब आप उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव रखेंगे। अब बात दूसरी आ जाती है कि हाँ सर इसमें तो हमेशा नेगेटिव रखेंगे। हाँ नेगेटिव रखेंगे, जब भी आप सॉल्व करोगे तो इसमें वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की आपको नेगेटिव ही रखना पड़ेगा, आपको हमेशा नेगेटिव ही रखना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी केस पर बेस हमने बनाया हुआ इक्वेशन, तो उस केस में हमेशा आपको क्या रखना पड़ेगा, वाई की वैल्यू नेगेटिव रखना। अब ये जनरल है, जनरल में हम सिंबल्स की बात नहीं करते हैं, जनरल इक्वेशन में सिंबल्स की बात नहीं करते। जब हम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब हम उसमें रखेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये वाली चीज। नहीं समझ में आई बात क्या? किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? आगे सर आगे। चलो बहुत अच्छा। नो सर। अब हम आगे पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D, लेकिन उससे पहले जो अभी मैंने आपको ये दिया था, अरे हटा दिया था क्या? अरे बाप रे बाप, एक स्लाइड और दीजिएगा। हटा दिया शायद मैंने। सर इसके पीछे ही तो था वो क्वेश्चन। हाँ एक मिनट देना जरा मुझे। चलिए यहाँ तक आपको सारी चीजें समझा दी, समझ में आई सारी बातें सभी को? यस सर। यस सर। अब बताओ कि हाँ सर मैं बोल रहा था कि आपने वो परसों जो स्लाइड लगाई थी उसके अंदर एक लड़का बॉल फेंक रहा था ऊपर की तरफ और वो ट्रक के ऊपर खड़ा था, तो आपने पूछा था कि ये इसके मतलब एक डब्बा था उसके अंदर जाके क्यों गिरा? उसका आंसर मैंने बताया था, आप लोग क्लास के बाद चले गए थे तो बच्चों ने पूछा तो मैंने बताया था रुक करके सर। उसका आंसर ये था कि जब वेलोसिटी बॉल की, जब वो कार पर थी और कार जो ट्रक था छोटा सा, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था, 5 की स्पीड से चल रहा था। तो जब बॉल कार पर थी, लड़के के हाथ में थी, तब भी बॉल की स्पीड क्या थी, 5 थी। अब जब उसने कार को हिट किया तो बॉल को हिट किया तो उसने बॉल को फोर्स लगाया। फोर्स लगाने का मतलब होता है एक्सेलरेशन लगाया। अब जब उसने एक्सेलरेशन लगाया बॉल पर, तो बॉल की हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन भी मिलेगा और वर्टिकल एक्सेलरेशन भी मिलेगा, क्योंकि उसने ऐसे एंगल पर उसने किक किया, ऐसे एंगल पर फोर्स लगाया। यस सर। जब वो ऐसे एंगल पर फोर्स लगाएगा तो उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का, फोर्स का, और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी। सही होगी बात क्या? यस सर। यस तो सर। अब अगर उसको हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन मिला है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, करेक्ट? यस सर। सर हॉरिजॉन्टल तो
कैसे होगी सर? वो तो फिक्स होगी ना। नहीं नहीं, विकसित तो नहीं होगी, यही तो समझाया था। इंक्रीज करेगी ना। अगर ये कार पे था और यू वेलोसिटी से चल रही थी कार भी, तो यू वेलोसिटी से बॉल भी चल रही। अब जब इसको किक किया, ये पैर से किक किया ऐसे ऑब्लिकली, एक्सेलरेशन दिया, किक करना मतलब फोर्स लगाना, एक्सेलरेशन दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का, वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा एक्सेलरेशन का। करेक्ट है बात? यस सर। तो जो उसकी यू यस सर। वेलोसिटी यू थी, उसमें हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ax मिल गया क्या? यस सर। Yes, sir. अगर उसको ax एक्सेलरेशन मिल गया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वाली की नहीं इंक्रीज हो जाएगी? यस सर। हाँ, हो तो वो जाएगी। इंक्रीज हो हो जाएगी। जाएगी, U में कुछ ना कुछ इंक्रीज हो गया, डेल्टा यू इंक्रीज हो गया। करेक्ट है बात? यस सर। यस सर। लेकिन क्या कार की जो स्पीड थी, ट्रक की स्पीड थी, वो यू से बढ़ जाएगी कि वो यू की यू ही रहेगी? यू यू ही रहे। You. तो अब क्या होगा कि बॉल की स्पीड क्या हुई, ज्यादा कि कम? ज्यादा। ज्यादा। ट्रक की स्पीड क्या हुई? कम। सेम तो बॉल ज्यादा डिस्टेंस, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में, कि जिसकी स्पीड कम होगी वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा सेम टाइम में? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो बॉल जो होगा वो speed ज्यादा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और कार जो होगी वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, वो यहीं तक लेस डिस्टेंस कवर करेगा, और इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मोर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल वापस से कार में आएगी कि नहीं आएगी, कि आगे कार की गिरेगी? आगे गिरेगी। तो अगर आपको कैच करना है, आगे गिर रही है हाँ? सर। आगे गिरेगी सर। आगे गिरे, तो अगर आपको कैच करना है तो अपनी कार की स्पीड को भी बढ़ाना पड़ेगा कि वही सेम रखना पड़ेगा? सर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना यही पड़ेगा। एग्जैक्टली यही चीज समझाया था उस दिन भी मैं, कि ऐसा आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप उसको कार की स्पीड को रीच कर पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। अच्छा भैया, इतने बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आजकल स्टडीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? बच्चे इससे कम क्यों होते जा रहे हैं? पता नहीं। जेएमएस नहीं निकालना है क्या तुम लोगों को भाई? पता नहीं सारे सर। स्टूडेंट्स जैसे भाग जा रहे हैं, कुछ ही बच्चे जो है थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, हालांकि ठीक ठाक बच्चे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ये आप लोग ऐसे कम ना हो जाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा है, लगना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, झुंझलाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, इरिटेट होना पड़ेगा। कोई भी चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है? सर अतुल का तो नेट खत्म हो गया था ना, वो इसलिए लीव हो गया। आज किसका? अच्छा अतुल। अतुल, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इस तरीके से अगर आप लोग लीव कर रहे हो क्लास या समझ में नहीं आ रही बात, ठीक है, तो पूछो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो, 20 बार पूछो, मैं मना किया हूँ क्या? हाँ, जो पीछे वाली चीजें हो जाती हैं वो थोड़ा सा मैं रोकता हूँ, वरना दूसरों का नुकसान हो जाएगा। वरना मेरा तो मन रहा है तो मैं ABCD भी पढ़ा दूं कि देखो भैया इसको ऐसे लिखो, इसको A बोलते हैं, फिर इसको ऐसे लिखो, इसको B बोलते हैं, ठीक है? ये भी पढ़ा दूं। वैसे सर, हाँ सर 2 क्लासेस 1.5 घंटे की करने की बजाय 3 क्लासेस कर देते ना 1-1 घंटे की रोज की। अब तो रोज की तो 1.5 घंटे की रहेगी। यस सर, पर सर अभी भी 3 घंटे पढ़ रहे हैं, और अगर तीनों क्लासेस लग जाती हैं 1-1 घंटे की, तो तीनों सब्जेक्ट रोज हो जाते हैं। अब ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना बेटा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है ना जेईएमएस का बहुत बड़ा है और वो टाइम चाहता है ज्यादा। अब अगर वो टाइम चाह रहा है तो उसको टाइम देना पड़ेगा। अब डेली हम 1-1 घंटे का टाइम देंगे ना, तो वो उतना प्रॉपर क्वालिटी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, है ना? सर ज्यादा टाइम है तो क्वेश्चंस ज्यादा लगवाया करिए। क्वेश्चंस लगवा रहा हूँ बेटा, अब इसीलिए तो नहीं लगवा पाता था, अब मुझे मिल रहा है टाइम, अब लगवाऊं क्वेश्चन, चलो लगाओ। तो सर टाइम तो पहले ही अप हो गया। नहीं टाइम कहाँ हुआ है, 10:15 तक होगा आज। सर 10-15। हाँ 10:15 तक। ठीक है सर, ठीक है। तो अब ये इसी बात है ना कि वो टाइम आप दोगे, देखो किसी चीज में ना अच्छे से टाइम दोगे तो वो फ्रूटफुल निकलेगा। अब तुम क्या कर रहे हो, एक आपने लिया पतीला, उसमें चाय पत्ती डाली, उसमें दूध डाला, थोड़ा पानी, थोड़ा चीनी डाला, ठीक है? आपने गैस थोड़ा ऑन किया, 10 सेकंड बाद बंद कर दिया, फिर घूम टहल के आए, 10 गैस ऑन किया, फिर 10 सेकंड बाद बंद कर दिया, 10 सेकंड बाद फिर आए, गैस ऑन किया, 10 सेकंड बाद बंद कर दिया। कभी चाय बन पाएगी क्या आपकी ढंग से? नो सर। तो अगर आपको चाय बनाना है, कुछ फ्रूटफुल निकालना है, तो आपको आग से गुजरना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, अपने आप को जलाना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअसली करना पड़ेगा, ये 1.5 साल कॉन्टिन्यूअस काम करना, फिर जो मस्त चाय बन जाओगे तुम लोग ना, कड़क अदरक वाली। वो सर चाय हमने बनना है कि हमने चाय बनानी है? तुम्हें, अरे मेटाफोरिकली तुम्हें ही चाय बनना है एक तरीके से। ओके सर। तो जो चाय बनेगा ना, तो उसकी कीमत जो है क्या हो जाएगी, वो 5 रुपए वाली चाय नहीं रहेगी, स्टारबक्स से भी महंगी वाली चाय बन जाएगी। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अब
ऐसे होना पड़ेगा। तो 1.5 घंटा भी तो मुझे कम ही लगता है, कम से कम तो 1.25 घंटे की क्लास होनी चाहिए, लेकिन ठीक है 1.5 घंटा भी इनफ है। डेली 1.5 घंटे की एक सब्जेक्ट की 2 सब्जेक्ट की क्लासेस लग रही इनफ है। इसी में पढ़ाई करो, उसी में मेहनत करो, और अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे, बुरा है, बोर हो रहे हैं नहीं हो रहे, झेलना पड़ेगा भाई, ये रियलिटी। देखो मैं फिल्मों वाली बातें नहीं बताता हूँ, ओ माय गॉड फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग, बट सभी के लिए इन जनरल से सभी को अच्छा नहीं लगता। ओ माय गॉड केमिस्ट्री बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, मैं तो एकदम एंजॉय, अरे नहीं ऐसा नहीं होता है। किताबों में रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, चीजें थोड़ा बोरिंग लगती हैं, चीजें थोड़ा सा अनइंटरेस्टिंग लगती हैं, लेकिन समझ आने पे बड़ा मजा भी आता है, वो भी चीज होती है। तो ये चीजें थर्मोडायनेमिक्स की बजाय एरोडायनेमिक्स होगी किसमें? +2 में। एरोडायनेमिक्स तो है ना, थोड़ा सा है, फ्लूइड में हम पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा है एरोडायनेमिक्स। ओके सर। Sir, when do we complete inclined plane projection, sir? हाँ देखो, टुडे आई गेस इट इज नॉट पॉसिबल टू गो फॉर द इंक्लाइंड प्लेन, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन का तो मैंने अभी स्लाइड भी नहीं डाला, और डाला है क्या? नहीं, स्लाइड नहीं डाला। तो आज तो मुझे नहीं लग रहा है पॉसिबल है, आज तो मैं टुडे पढ़ाऊंगा इंक्लाइंड प्लेन, जो आपकी अपकमिंग मंडे क्लास होगी ना उसमें पढ़ाऊंगा। इंक्लाइंड प्लेन विल बी ऑन अपकमिंग मंडे क्लास, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, ठीक है। कि इंक्लाइंड प्लेन में थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ, होगा क्या कि अब जब मैं बॉडी को कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड प्लेन पर फेंकूंगा ना बेटा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जी लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर ये एंगल थीटा से फेंका गया है, सॉरी अगर ये अल्फा एंगल है इसका इंक्लिनेशन का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है जी साइन अल्फा, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है जी कॉस अल्फा। अब हम यहाँ पे अपने एक्सिस को टेढ़ा कर देंगे थोड़ा सा, कि हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे रहता था, लेकिन अब हम अपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, ऐसे कर देंगे कि देखो ये अब हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब बताओ कि जब हमने अपने एक्सिस को टेढ़ा कर दिया, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कर दिया, तो ये बताओ कि एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इस वाले एक्सिस के एक्सेलरेशन अलोंग एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कितना लग रहा है? साइन अल्फा। ये एक्स एक्सिस के अलोंग देखो, ये इस एक्सिस के अलोंग लग रहा है, ये कितना जी साइन अल्फा। अब ये बताओ वर्टिकल वाई एक्सिस, टेढ़े वाले वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं? जी कॉस अल्फा। अब जो हम हॉरिजॉन्टल मोशन करेंगे उसमें क्या डिस्टेंस स्पीड टाइम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? यस सर। नो सर। नो सर। एक्सेलरेशन आ गया ना, अगर एक्सेलरेशन आ गया है तो ये एक्सेलरेशन आने के बाद, ये फिक्स्ड एक्सेलरेशन आने के बाद हॉरिजॉन्टल मोशन, टेढ़ा वाला हॉरिजॉन्टल मोशन कौन सा कहलाएगा? यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन? तो क्या अब हम इसमें डिस्टेंस स्पीड टाइम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? नो सर। वर्टिकल मोशन में इसमें बात करें कि जो ये वर्टिकल मोशन हो रहा है इसमें जी कॉस अल्फा, फिक्स जी कॉस अल्फा लग रहा है, तो वर्टिकल मोशन किस टाइप का हुआ यहाँ पे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वर्टिकल मोशन? 3 इक्वेशन और हॉरिजॉन्टल में भी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर? दोनों में इक्वेशन ऑफ मोशन। बस ये काम करना है। अगर आप समझ गए ये चीज तो आप खुद से डिराइव कर सकते हो टाइम ऑफ फ्लाइट, खुद से डिराइव कर सकते हो क्या रेंज, खुद से डिराइव कर सकते हो क्या मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये सारी चीजें खुद से आप डिराइव कर सकते हो। बस इसीलिए इतना मैं तुमको पढ़ाया हूँ, हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, वर्टिकल में क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल में क्या लग रहा है, ताकि यहाँ पे आपको दिक्कत ना हो। बात समझ आई? क्या करना क्या है? हाँ बस ये करना है सर। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाले आपने? किसका? एक्सेलरेशन का? ये जी साइन अल्फा, और मतलब ये जो आपने रिजॉल्व कर दिया ना, बना रखा है, बता ये रिजॉल्व कैसे कर? रिजॉल्व बता रहा, ज्योमेट्री लगाते हैं ना थोड़ा सा। अब क्या है कि ये ऐसे था और इस पर मैंने जी ऐसे लगाया, ये अल्फा था, ठीक है। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे देखो तुम, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर है ना सरफेस से, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 - 180।
90 प्लस थीटा। ये एंगल, ये वाला एंगल मान लेते हैं, इसके एंगल का नाम P है, ये 90 है अल्फा। तो P प्लस 90 प्लस अल्फा क्या है? 180 स्ट्रेट लाइन एंगल 180 180 यस सर। P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 माइनस अल्फा हो जाएगा क्या? यस सर। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 माइनस अल्फा। तो P की वैल्यू 90 माइनस अल्फा। अब मैं आपको एक वेक्टर देता हूं G ऐसे, जो कि इस लाइन के अलोंग एंगल 90 माइनस अल्फा बन रहा है। तो इस G वेक्टर का इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट क्या हो जाएगा? G साइन जी 90 माइनस जी कॉस की साइन अल्फा। कॉस साइन 90 माइनस माइनस अल्फा अल्फा। और इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हो जाएगा G साइन साइन 90 माइनस अल्फा। कॉस 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है बेटा? साइन साइन अल्फा। साइन अल्फा। तो ये बच गया साइन अल्फा। और साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है बेटा? कोस कॉस अल्फा। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट आ जाएगा इधर साइड का, वो जाएगा G साइन अल्फा जो अभी आपने निकाला, और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? G कॉस। सही हुई बात क्या? यस सर। यस सर। ऐसे ही करना है, और कुछ खास इसमें नहीं है। बात समझ आई क्या? और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे G है, जैसे ये G है और ये ऐसे इसके साथ अल्फा एंगल बना रहा है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ। तो अगर ये अल्फा है तो ये वाला पार्ट का एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 90 अल्फा माइनस 90 की 90 माइनस अल्फा? 90 माइनस अल्फा। अगर ये 90 माइनस अल्फा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा क्या? ये वाला यस सर। क्या बन जाएगा? 90 माइनस। अलग अलग ज्योमेट्री, अपने हिसाब से ज्योमेट्री लगा करके एंगल हमने निकाल लिया, फिर उसके बाद से हमने इसको रिजॉल्व कर। अब हमारा एक्सिस टेढ़ा हो गया है, एक्स एक्सिस अब टेढ़ा हो गया है, वाई एक्सिस टेढ़ा हो गया है। अब बताओ एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। यस सर। वाई एक्सिस के सर अलोंग आगे का समझ एक्सेलरेशन। में आ गया सर। यस सर। बस यही करना है, इसमें यही करना है। अब अगर आपको मैं बोल दूं, तुम खुद ही बता लोगे। अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, जो यू वेलोसिटी है वो ऐसे यू वेलोसिटी से फेंक रहा हूं, इस इंक्लाइन से थीटा एंगल पर फेंक रहा हूं, और ये अल्फा एंगल का इंक्लिनेशन है, ठीक है? तो वो बॉडी ऐसे मोशन करेगी और ऐसे मोशन करके ऐसे जाके यहाँ पे गिरेगी। करेक्ट है क्या यहाँ तक बात? यस सर। यस सर। इस यू वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू यू cos कॉस थीटा। थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? यू साइन थीटा। बस इसी पे फिर आगे बात करेंगे टाइम पे, और फिर इसी पे आगे बात करेंगे रेंज पे, फिर इसी पे आगे बात करेंगे हम क्या? एच मैक्स पे। ठीक है, आज थोड़ा सा क्लास तुमको लेंथी लग रही है, लेकिन आज से समझ लो स्टेप 2 शुरू हो रहा है जेई मेंस की तैयारी का, कि आज से हमारी क्लास का ड्यूरेशन 1.5 आवर, और आज से हमको थोड़ा सा और अपनी कमर कसना है। ठीक है, तो एक काम करना, एक वो पकड़ना कोई भी कपड़ा, वैसे कमर पे ऐसे कस लेना, और फिर सर पे भी कुछ बांध लेना, और फिर ये क्वेश्चन लगा लेना। चलो फटाफट लगाओ क्वेश्चन। सर सी और डी तो हट जाएगा, ए बी तो। ऑप्शन नंबर बी, मोहित कुमार इज सेइंग ऑप्शन नंबर बी। ओके सूजस 90। अच्छा ठीक ठीक ठीक, ओके फाइन, ठीक है। 18 क्लास नहीं ले पाएंगे, 18 क्लास कहाँ करवा रहे भाई। चलो अब ये इक्वेशन पढ़ो, पढ़ो ये पढ़ो, मैं जिसको बोल रहा हूँ कम पढ़ो। The trajectory of a projectile in a vertical plane is y equals to ax alpha x minus beta x square, where alpha and beta are constants and x and y are respectively the horizontal and vertical distances of the projectile, and from the point of projection the angle of projection and the maximum height attained capital H are respectively आपसे पूछा given जा by। रहा है और आपसे हाइट पूछा जा रहा है। ये जो इक्वेशन दी गई है कि किस ये कौन सी इक्वेशन दी गई बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या है, जल्दी बताओ। y equals to x cos tan theta minus y x tan theta minus gx square by 2u cos। तो कंपेयर करके बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन को गिवन इक्वेशन से, कि यहाँ पे x के साथ tan थीटा है, यहाँ पे x के साथ अल्फा है। tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। यहाँ x स्क्वायर के साथ माइनस बीटा है, या x स्क्वायर के साथ माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है, तो फिर beta equals to g by 2 u square cos square theta। माइनस माइनस किया जाएगा। बस अब आपसे क्या पूछा गया? h पूछा गया, हाइट। अच्छा यहाँ से tan थीटा, थीटा तो पता ही चल जाएगा। अगर tan थीटा अल्फा है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? अल्फा इनवर्स ऑफ tan into alpha।
वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी तो नहीं होगा मधुकर सिंह, ऑप्शन बी नहीं होगा, ठाकुर का भी नहीं होगा, आर्यंश डी आपका भी गलत है। हो सकता है मैं ही गलत बता रहा हूँ, लेकिन मुझे ऑप्शन बी तो नहीं लग रहा। चलो अब एच मैक्स की बात करते हैं बेटा। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या है? यू स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूँ बेटा, और मैं इसको इक्वेशन 2 लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखो एक बात कि इक्वेशन 1 जो है वो है बीटा इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको डिनोमिनेटर में है और उधर चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर, और मैं u स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं। जी था ना, जी अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं u स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेता हूं, g अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा। सही लिख रहा हूं क्या यहाँ तक? चलो भाई मैंने यहाँ तक। अब ये इक्वेशन 3 है और पुट कर रहा हूं मैं वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ u स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 इनटू इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन जो बनी है उसमें से u स्क्वायर की वैल्यू डाल देता हूं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? एच मैक्स इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन u स्क्वायर साइन। करेक्ट है ना? यस सर। एच मैक्स यू स्क्वायर की वैल्यू डालता हूँ। यू स्क्वायर की वैल्यू हमने बनाई है जी अपॉन, ये है यू स्क्वायर की वैल्यू जो हमने अभी भी बनाई है। क्या है? जी अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू बीटा, और साथ में साइन स्क्वायर थीटा भी है न्यूमरेटर में, और साथ में 2g भी है डिनोमिनेटर में। करेक्ट है यहाँ तक? यस सर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये 2 मल्टीप्लाई होकर के 4, और नीचे ये बीटा बचा रह गया, एच मैक्स यहाँ तक बाय 4। हाँ। अच्छा, tan थीटा अगर अल्फा है तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? यहाँ पीछे हमने देखा था ना tan थीटा किसके इक्वल है बेटा? हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका? अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर। अल्फा तो स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर हाइट आनी चाहिए, और एंगल आना चाहिए आपका कितना? tan इनवर्स अल्फा। नीचे बीटा ही आएगा सर शायद अकेला, नीचे बीटा ही आएगा शायद अकेला। हाँ, गलती से बीटा स्क्वायर लिख दिया। हाँ सही से। और एच मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा। ये कौन सा ऑप्शन है जिसमें अल्फा स्क्वायर और tan इनवर्स अल्फा आ रहा है? ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन ए। ये आपने करेक्ट बता दिया। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यहाँ पे ना वर्टिकल प्लेन क्यों लिखा है? क्या वर्टिकल प्लेन क्यों लिखा हुआ है? अल्फा एंड बीटा लिखा है। हाँ देखो, प्लेन उस दिन हमको आपको समझाया था बेटा, ध्यान से देखो कि यहाँ पर आप ये देख रहे हो ना, ये एक प्लेन है, ये ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे ले हाँ बेटा कुछ नहीं सर, ये जो प्लेन है अगर मैं इसको ऐसे रख रहा हूं तो इस पर अगर कोई मोशन होगा ना तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, अरे यार सर अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो ये वर्टिकल ग्रीन स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, समझ जाओ ना थोड़ा सा इसी को, थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन दिखे ना दिखे थोड़ा समझो इसको। जैसे ऐसे ये है, अब ये देखो ये जो मोशन हो रहा है इसमें जो मोशन होगा ये कहलाएगा वर्टिकल प्लेन, और जब इस पे जो मोशन होगा ऐसे जब होगा मोशन ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देख लो, मान लो मैं बोलता हूं कि मेरे पास जो ये पेन है, ये पेन ऐसे मूव कर रही है, ऐसे ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा कि ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। अब ये प्लेन ऐसे ऐसे मूव कर रही, कैसे भी मूव कर रही है, देखो शायद मेरा हाथ इतना क्लियर नहीं हो, ऐसे 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 कैसे भी मूव कर रही हो किसी तरीके से, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगा कि ये वर्टिकल प्लेन कहलाएगा? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन। तो जो बॉल हो रहा है वो ऐसे ग्राउंड पे ऐसे घूम रही है कि ऐसे ऊपर ऐसे वर्टिकल प्लेन में ऐसे जा रही है? वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में जा रही है, तो उसी को बताया है कि वो वर्टिकल प्लेन में मोशन कर रही है, प्लेन ऑफ मोशन है वर्टिकल। अगर आपके घर की जो दीवार है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाएगी कि वर्टिकल प्लेन कहलाएगी? वर्टिकल प्लेन। चारों दीवारें वर्टिकल कहलाएंगी? वर्टिकल प्लेन और फ्लोर हॉरिजॉन्टल प्लेन। आपका जो फ्लोर और जो टेरेस है वो कौन सा प्लेन कहलाएगा?
हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, एकम इज वेरी कॉन्सेप्चुअली क्लियर, तो सही सही बता रहा, वेरी गुड। पर सर न्यूमेरिकल नहीं निकलते। उसके लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ता है बेटा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। चलो यस। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी है, ये वाला देखो, मैं नया कॉन्सेप्ट मैं ही पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि आज नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लायक हो तुम लोग, क्योंकि अभी पहले ही दिन 1.5 घंटे की क्लास है, नया कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगा तो सब इधर उधर। सर वैसे केमिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ सर, फिजिक्स में बैंड बज गई पूरी। केमिस्ट्री में कुछ नहीं हुआ है? नहीं सर, वहाँ पे टेस्ट ही हुआ ना, तो जो क्वेश्चन रिवीजन ही कराई सर ने सारी वहाँ पे। सर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। सिलेबस कंप्लीट हो गया? अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस पूरा है क्या? यस सर। यस सर। नो यस सर। बाप रे बाप भाई, मेरा तो पूरा ही नहीं हो पाता है यार, मैं तो परेशान रहता हूँ कैसे आप लोगों का सिलेबस कराओ। मैथ्स का कंप्लीट है सिलेबस? मैथ्स का सर ऑलमोस्ट हो गया है, कंप्लीट है सर, कल करेंगे मैम वो। सर हो गया सर। हाँ, अब इसमें हमारा देखो जो प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है, इंक्लाइंड नहीं हो पाएगा, और जो इसमें 2 टॉपिक और हो जाते हैं, रेनमैन प्रॉब्लम और रिवर प्रॉब्लम, वो अब टेस्ट के बाद ही हो पाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंदी है ये, टाइम मांगता है, तो आज तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, क्योंकि करो टॉपिक के सर वैसे आप अच्छा पढ़ाते हो सर। स्कूल में सर ट्यूशन मैम ट्यूशन के पढ़ाते हैं ना हमारे, तो वो फिर आधा हमारे स्कूल वाले मैम जो है वो ट्यूशन कराते हैं ना, तो वो आधा चैप्टर जो है वो स्कूल में पढ़ाते हैं और बाकी जो मेन डीप कॉन्सेप्ट होते हैं वो ट्यूशन के लिए रख लेते हैं। ठीक है जान। अब पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, ये पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो 7 तक पढ़ो। Yes sir. A particle starts from origin at t is equal to 0 with a velocity 5 I cap meter per second and moves in xy plane under action of a force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square. If the x coordinate of the particle at that instant is 84 meter, then the speed of the particle at this time is alpha under root alpha meter per second. The value of alpha is हाँ, चलो अब आप मुझे बताओ कि जब मोशन शुरू किया गया तो इसको एक ही वेलोसिटी दी गई, ये वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 5 I कैप की वर्टिकल वेलोसिटी है? वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। आई कैप है ना, आई कैप। जब इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी गई इनिशियल, तो वर्टिकल वेलोसिटी दी है क्या कुछ की नहीं दी है? नो सर। तो 0 j कैप। एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कितना है? हमने देखा एक्सेलरेशन 3 I कैप प्लस 2 j कैप है, ठीक है, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है? 3 I कैप। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 3 I cap 2 j कैप। 2 j कैप। 2 j cap। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट दिया गया है कि किसी टाइम पर इसका एक्स कोऑर्डिनेट, या कह सकते हो एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट, sx बोल लो, एक्स वाला डिस्प्लेसमेंट कितना है? 84 है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि उस टाइम पर जो उसकी वेलोसिटी थी, एक्चुअल वेलोसिटी, ना कि हॉरिजॉन्टल ना कि वर्टिकल, उन दोनों का मिला करके एक्चुअल जो था वो v था, वो मुझे बता दो v कितना था। उन्होंने बोला कि v जो था वो अंडर रूट अल्फा था, तो आप हमें बता दो अल्फा कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या कि नहीं समझ आया? यस सर। अब मुझे डेटा, सेट ऑफ डेटा किसका कंप्लीट है? हॉरिजॉन्टल का कंप्लीट है कि वर्टिकल का कंप्लीट है? हॉरिजॉन्टल। इन तीनों वेरिएबल्स में हॉरिजॉन्टल में कौन सी, अच्छा ये जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है कि नॉट कांस्टेंट है बेटा? कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट है। 3 है और 2 है, 3 और 2 तो कांस्टेंट है। नॉट कांस्टेंट कब होता? जब इसमें क्या लगा होता? वेरिएबल जैसे t लगा होता या x लगा होता साथ में, तब वेरिएबल। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। कॉन्सेप्चुअली क्लियर रखो, क्वेश्चन भी सारी अच्छे से क्लियर रखो, बहुत अच्छा। इन तीनों में कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा? अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा s equals to ut sx plus half equals to uxt plus uxt plus half ax t square। sx हमको पता है क्या कितना है? 84। ux कितना है? 5t plus half। ax कितना है? 3t स्क्वायर। अब इक्वेशन को थोड़ा सीधा करते हैं, 168 10t plus 3t स्क्वायर। बताओ क्या कि समझ में आ गया? आ गया सर। आगे सर। अब इसको स्टैंडर्डाइज फॉर्म करते हैं, 3t स्क्वायर प्लस 10t और 168 को उधर भेजेंगे तो नेगेटिव 168 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट है क्या? यहाँ तक बात समझ में आई क्या सभी बच्चों को? यस सर।
Yes, sir. अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे स्प्लिट द मिडिल टर्म। मुझे 3 दिख रहा है, 168 दिख रहा है, तो 168 का मैं थोड़ा प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ। ये 2 सब कर रहा हूँ, देखो सब करना पड़ेगा। 2 8 16, 2 4 8, 2 4 8, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, और ये 3 7 21, और ये 7 1 7, और साथ में ये कोफिशिएंट 3 भी बचा रहे। तो इन सारे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करके मुझे जोड़ घटा के कुछ ऐसा लाना है जिससे क्या हो जाए 10 हो जाए। तो मैं देख रहा हूँ कि 2 2 4 और ये 7 जो हो जाएगा मिल करके 28 हो जाएगा, और जो 3 2 6, 6 3 18 हो जाएगा। तो 28 और इंटू 18 जो है वो मुझे काम आएगा। तो लिखता हूं मैं 3t स्क्वायर प्लस 28 माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म करना है। 3t स्क्वायर प्लस 28t माइनस 18t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। इन दो टर्म में से मैं t कॉमन लेता हूं तो बचेगा 3t प्लस 28। इन दो टर्म में से मैं माइनस 6 कॉमन लूंगा तो बचेगा 3t प्लस 28 बचेगा। अब दो फैक्टर्स बन गए, 3t प्लस 28, दूसरा फैक्टर बन गया t माइनस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट है क्या यहाँ तक बात? यस सर। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। एक तो 3t प्लस 28 को 0 रखूंगा मैं, और दूसरा t माइनस 6 को 0 रखूंगा। तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 23, और t की वैल्यू 6। क्या ये वाली वैल्यू वैलिड होगी कि इनवैलिड होगी? नो सर, ये वैलिड नहीं है। क्यों इनवैलिड होगी? टाइम फ्रिक्स। सर माइनस में टाइम टाइम। अब हमको वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी के लिए इक्वेशन में लगाऊंगा v इज इक्वल्स टू u प्लस at। क्यों? क्योंकि टाइम के हिसाब से हमको वेलोसिटी निकालनी है, और टाइम और वेलोसिटी में यही एक रिलेशन बनता है। अब मुझे टाइम वेलोसिटी निकालनी है, एक्चुअल है। ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि दोनों का कंबाइन एक्चुअल है? एक्चुअल तो सभी है, कंबाइन है। एक्चुअल बोलने से कंबाइन। हाँ, अच्छा, जो इनिशियल वेलोसिटी थी आपका पता था, x कंपोनेंट y कंपोनेंट। इनिशियल कंपोनेंट को, इनिशियल वेलोसिटी को कैसे लिखूं मैं, रिप्रेजेंट कैसे करूं? j कैप ux प्लस uy। वैल्यू के साथ बोलिए ना बेटा। 5 i कैप प्लस 0 j कैप। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा 5 i कैप प्लस 0 j कैप। लिखने की जरूरत नहीं है, हटाओ। प्लस एक्सेलरेशन पता है क्या हमको बेटा? यस कितना है सर? 3i कैप प्लस 2j। 3i कैप 2j कैप। 3i कैप प्लस 2j कैप। टाइम पता है क्या हमको? कितना है? 6। 5i कैप, 6 3 18 i कैप, 6 2 12 j कैप। अब ये मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, लग रहा किसी ने बता दिया आंसर। कितना आएगा? नेटवर्क प्रॉब्लम। स्क्रीन बेटा, स्क्रीन अबाउट दोबारा ज्वाइन कर लो, वो करके, आप क्या बोलते हैं, लीव करके। 18 और 5 ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 23 i कैप और 12 j कैप। 13 कहाँ से आएगा? सब्ट्रैक्ट थोड़ा ना हो रहा। सॉरी। हाँ, मॉड ऑफ v निकालूं तो, मॉड्यूलस निकालूं तो क्या लिखूं, जल्दी बताओ। 23 का स्क्वायर 23 i कैप थोड़ा ना आएगा। अब मैं बैठ के इसको भी नहीं कैलकुलेट करूंगा। अब आई कैप लाओगे भी ना तो आई कैप का स्क्वायर हो जाएगा, और आई कैप का स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। अगर लाओगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हो जाएगा 529, ये हो जाएगा 144। तो अगर मैं 529 में 144 ऐड करूंगा तो बेटा कितना हो जाएगा? √673। ये आ गया √673। लेकिन हमको तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा था। कितना था मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का? √अल्फा। √अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा की वैल्यू 673। सीधे सीधे बोल दो, कंपेयर करके अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 673 वैल्यू। बात समझ में आई क्या? यस सर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था। आपने यहाँ पे क्या किया? डेटा, सेट ऑफ डेटा लिखा, फिर देखा कि एक्स वाला जो था वो हमारा कंप्लीट था डेटा। एक्स मोशन कंप्लीट था। एक्स मोशन में हम इक्वेशंस लगा सकते थे, तो हमने इक्वेशंस लगा उगा करके हमने टाइम निकाला। कितना आया? 6। अब उसके बाद जो उन्होंने बोला कि भैया वेलोसिटी किसी टाइम पर 84 इतनी थी, √अल्फा थी। तो 84 जब था, वेलोसिटी आपको निकालना है जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला 84 था। डिस्प्लेसमेंट एक्स वाला 84 था तो आपने उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से टाइम निकाल लिया कि उस वक्त टाइम की क्या वैल्यू थी। तो उस वक्त टाइम की वैल्यू 6 थी।
तो उसी वाले टाइम, उसी 84 वाले डिस्प्लेसमेंट पर, एक्स डिस्प्लेसमेंट 84 वाले पर आपको टाइम पता चल गया और उसी टाइम पर आपने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली सारी चीजों पता होने के बाद, और कैलकुलेट किया तो अल्फा की वैल्यू 673। अब अगर आपसे यहाँ पर कोई पूछ ले कि वी वाई बता दो तो वो भी बता सकते हो, अगर आपसे कोई पूछ ले वाई बता दो यानी कि वाई कोऑर्डिनेट वाई डिस्प्लेसमेंट बता दो तो वो भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते हैं। बताओ, अगर वाई बताना है और टाइम 6 है तो इन दोनों में रिलेशन कौन सा लगाऊं, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं? S is equal to UT plus half AT sir. S is equals to UT plus half AT, लेकिन चूंकि y के लिए बात कर रहा हूं तो SY होगा, UY होगा, AY होगा टाइम। SY मतलब का नाम दे दिया मैंने, SY का y नाम दे दिया। वर्टिक इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कितना था बेटा? 0। तो ये तो खत्म हो गया, 0 into टाइम, हाफ की जगह हाफ। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना था बेटा? 2। और टाइम उस टाइम क्या हो रहा था, टाइम की क्या वैल्यू थी? 6। कैंसिल तो y कंपोनेंट बता दिया आपने 36। अच्छा, y वेलोसिटी बता सकते हो क्या? फाइनल वेलोसिटी अगर टाइम 6 था तो कौन सा इक्वेशन लग जाएगा? V is equal to U plus AT. V is equal to U plus AT. लेकिन y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ y हो जाएगा, यहाँ y हो जाएगा, टाइम का कोई y कंपोनेंट नहीं होता। इनिशियल वेलोसिटी y कंपोनेंट में कितना था? 0। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना था? 2। और टाइम हमने अभी निकाल लिया 6, तो सॉल्व करके y कंपोनेंट भी निकाल लो, कितना? 12 मिनट। 12। अच्छा, और कुछ निकालना है क्या? नहीं, सब तो निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, डिस्प्लेसमेंट y का निकाल लिया हमने, वेलोसिटी y का निकाल लिया। अच्छा जी, अच्छा x की वेलोसिटी निकाल सकते हो क्या? x वाला वेलोसिटी बताओ, vx बताओ, इक्वेशन बताओ क्या लिखूं? vx इज इक्वल्स टू 5 U plus AT. u प्लस at, ux प्लस ax इंटू t कर रहा हूँ, ux ठीक है? plus ax। Yes sir. vx इक्वल्स टू ux प्लस ax इंटू t। ux पता है क्या हमको? 5। Yes sir। 5. 5। ax पता है क्या हमको? 3। 3 है। 3. यस टाइम सर, अभी 3। हमने निकाला था कितना था? 6। तो सॉल्व कर लेंगे, 23। 23 आ गया। 23. ये जहाँ यहाँ पे भी वैसे भी हम देख सकते थे कि कितना था, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। कितना था? 23। अब y वाला 12 था, वैसे भी कर सकते वैसे। हाँ बेटा। Sir, can we use third equation to solve this sum, sir? हाँ, definitely you can use a third equation to solve these things. Definitely you can use. Without finding the time, we can directly find the final velocity, sir. हाँ, definitely you can use. Definitely. Without finding time, you can also. What did he say? He said कि vx square is equal, velocity का vx square तो करना ही पड़ेगा आपको। vx square is equals to ux square plus क्या हो गया? 2ax into x या डिस्प्लेसमेंट इन x। ये हमको दे रखा था, ये हमको पता है और ये हमको पता है, तो vx निकल जाएगा हमको। अब जब vx निकल गया तो वो भी vx की पूछ रहा था, मैं निकल गया। वैसे करने की जरूरत नहीं थी, हमको एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ। लेकिन इसमें vx थोड़ा ना पूछ रहा था, इसमें तो v पूछ रहा था ना। नहीं, मैंने जो पूछा उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, इसमें जो पूछ रहा था तो उसके लिए तो टाइम तो निकालना ही पड़ेगा, जो आपने बिल्कुल यस सर, उसमें तो टाइम चाहिए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 23 आई कैप, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 23 पता था, कैलकुलेट भी कर लिया हमने। वर्टिकल वेलोसिटी 12 पता था, कैलकुलेट भी कर लिया, हमको इतना करना नहीं। लेकिन मुझे ये सिखाना था, एक निकल जाएगा तो सारी चीजें आप निकाल सकते हो आसानी से। ये समझ में आ गई क्या बात है? हाँ बेटा। सर एक बार आप क्वेश्चन को एक बार मुझे बता सकते हो? क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि जब पार्टिकल जो है वो स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, मोशन स्टार्ट करता है t इक्वल्स टू 0 पर, जब टाइम हमने बिल्कुल टाइमर स्टार्ट किया तब हमने उसको वेलोसिटी दी 5 आई कैप, और उसके बाद वो मोशन मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन अंडर एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है? जैसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे मोशन कर रहा है एक्स वाई प्लेन, कोई भी एक प्लेन मान लो, उससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ग्राउंड पे मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन, ठीक है? एक्स वाई प्लेन ऐसे होता है, ये हो जाता है आपका YZ प्लेन हो जाता है, फिर ये वाला भी क्या हो जाता है? YZ प्लेन हो जाता है, ये ZX प्लेन हो जाता है, ये वाला भी ZX प्लेन हो जाता है। वर्टिकल एक्स वाई भी तो ले सकते हैं ना सर? ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं है। आप लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन नहीं ले सकते हो बेटा। क्यों नहीं ले सकते हो? XY प्लेन ही लेना पड़ेगा। क्यों ले सकते हो? क्योंकि यहाँ पर आई कैप और जे कैप है, इसमें Z नहीं इंक्लूडेड है, तो आप नहीं ले सकते। हाँ, अगर इसमें Z प्लेन इंक्लूडेड होता तो K कैप कहीं ना कहीं आता, लेकिन नहीं इंक्लूडेड है तो नहीं आ रहा है। बात समझ में आई क्या मेरी? क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ,
एक्स वाई प्लेन है मतलब सिर्फ आई कैप आएगा और जे कैप आएगा और उसी में बात करेंगे। देखो यहाँ आई कैप है, जे कैप है, कहीं भी के कैप है क्या पूरे कैलकुलेशन में? नो सर। नहीं, तो उस हिसाब से एक्स वाई प्लेन ही बोला है, यानी आई कैप और जे कैप। अगर वो वाई जेड बोलता तो के कैप आता और जे कैप आता, अगर वो एक्स जेड बोलता तो आई कैप आता और के कैप आता। समझ में आई क्या बात? तक ना? हाँ सर क्लास एंड कर ये सर दीजिए। मतलब एक्स वाई प्लेन पूछ रहा है। हाँ अच्छा, एक्स क्लास वाई एंड कर प्लेन लेते पूछ हैं। रहा है तो मैं नहीं सर, एक मिनट, क्लास आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा क्या पढ़ा? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल ही बेसिकली हमने पढ़ा और उसमें ही सारा हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया और फिर हमने पीवाईक्यूज किए, बस दैट्स इट। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा कोर्सेज आपके ये है। प्लेन को भी डिस्कस किया। हाँ, और हमने प्लेन्स को भी, न्यूमेरिकल्स भी हमने डिस्कस किए। दैट्स इट फॉर टुडे। अब बाकी बच्चे जो जाना चाहते हैं, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच।